हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर 5 वाटर। इस चैप्टर में हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि आप इसमें कहते हैं कि आप वाटर के बारे में क्या सोचते हैं। जब आप वाटर के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में कौन सी इमेजेस आती हैं। आप रिवर्स के बारे में सोचते हैं, वाटरफॉल्स, या फिर रिवर तो नदियाँ हो गई, वाटरफॉल होते हैं झरने, जो ऊंचाई से पानी नीचे की तरफ गिरता है वो झरने होते हैं, उन्हें वाटरफॉल्स बोलते हैं। रेन ड्रॉप्स, पानी की बूंदें, पानी आपकी टंकियों में। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है पेपर बोट्स बनाना जब बारिश आती है उस पानी में। और बाय नून क्या होता है, जो वो होती हैं उनकी पानी की बोट्स, वो सब, और रेन की ड्रॉप्स, ये सब क्या होता है, वैनिश हो जाती हैं। जो ये वाटर होता है ये जाता कहाँ है, तो ये जो सन की हीट होती है ये इवेपोरेशन कॉज करती है वाटर वेपर का। मतलब जैसे कि किसी भी सरफेस पे वाटर है तो वहाँ पे कंटिन्यूस इवेपोरेशन प्रोसेस चलता ही रहता है, और वो किसकी वजह से होता है, वो सन की हीट की वजह से होता है। और जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, वो हाइट पे जाने के बाद जब गर्मी कम हो जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है, तो वो वाटर वेपर कंडेंस होने लगती है, और कंडेंस होने के बाद क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। और जहाँ से जब क्लाउड्स फॉर्म होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, उनका वेट, वो अपने आप को झेल नहीं पाते, तो वो नीचे की तरफ पानी की फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में बरसने लगते हैं। वो लैंड पर बारिश हो सकती है, सी पर हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट। मतलब बारिश या फिर बर्फ़बारी पानी के फॉर्म में, या फिर बर्फ़ की फॉर्म में बारिश गिर सकती है। और ये जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कंटिन्यूसली चेंज होता है, एक वाटर की एक साइकिल बनती है। पहले क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। तो इस प्रोसेस को हम, और ये प्रोसेस जो है पूरे एनवायरनमेंट में कवर होता है, लैंड से, वाटर से, तो ये पूरा प्रोसेस होता है, इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। ये देखिए इसमें हमें दिखाया गया है कि पहले एक वाटर बॉडी थी, उससे इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन से ऊपर जाके कंडेंसेशन हुआ, जब ऊपर ठंडा टेम्परेचर जो है वो कम हो गया, फिर प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर बारिश गई। मतलब ये पूरी एक साइकिल है, ये क्लोज्ड लूप है, ये पूरा का पूरा चलता रहता है। ऐसे कहते हैं कि आज जो आपके घर में पानी है जो बारिश से पड़ा है, हो सकता है वो कभी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में वो बारिश पड़ी हो, वही वाटर साइकिल बन के आज आपके घर में पहुंच गई हो। इस पे आगे यही बोलते हैं। फिर जो मेजर सोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के, वो है रिवर्स, हमारी जो नदियां हैं, पौंड, तालाब, स्प्रिंग्स जो है हमारे झरने, और ग्लेशियर्स होते हैं, हमने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा था कि फ्रोज़न रिवर्स ऑफ आइस। ग्लेशियर्स, जैसे आप अगर अपने फ्रिज का फ्रीज़र खोलेंगे तो उसमें बर्फ़ जमी हुई मिलेगी। ग्लेशियर्स कुछ इसी टाइप के दिखते हैं। जो ओशन बॉडीज़ होती हैं, सॉल्ट कंटेनिंग सॉल्टी वाटर होते हैं, ये क्या होते हैं, सी और ओशन बॉडीज़, इसमें सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा होता है पानी में, फ्रेश वाटर नहीं होता है। इसकी जो सैलिनिटी होती है, कोई भी वाटर अगर सलीन वाटर है तो उसकी जो सैलिनिटी होगी वो 35 पार्ट्स पर 1000 के अप्रॉक्स होती है, उतनी या उससे ज़्यादा। आगे देखते हैं, आगे हम लोगों को बताया गया है कि वर्ल्ड के जो मेजर सीज और लेक्स हैं उनके बारे में हम लोगों को बताया गया है। तो इसमें देखते हैं हम, ये देखिए, ओहो सीधा नहीं हो पाएगा, चलिए तो हम लोग मैं ऐसी बता देती हूँ आपको, वरना स्क्रीन उल्टी हो जाएगी। देखिए अफ्रीका में जो मेजर रिवर है वो है रिवर नाइल। नाइल जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी रिवर है वर्ल्ड की, ये अफ्रीका में है। तो अफ्रीका की जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो है नाइल, कॉन्गो, ऑरेंज, और इसका जो इम्पोर्टेंट लेक है अफ्रीका में वो है लेक विक्टोरिया। और जो इंडिया की इम्पोर्टेंट रिवर्स है कौन कौन सी, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी, ये काफ़ी सारी रिवर्स है। रिवर वाला पोर्शन आएगा नहीं, आगे इस क्लास में तो नहीं है, 9th क्लास से स्टार्ट है रिवर्स के बारे में। हाँ, और कैस्पियन सी है वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट इनलैंड लेक है, ब्लैक सी है, डेन्यूब रिवर है यूरोप में, हुआंग ही है हमारी चाइना में, और फिर ऑस्ट्रेलिया की जो है डार्लिंग रिवर है, इसमें मुरे डार्लिंग बेसिन बनती है। और इसमें जो साउथ अमेरिका है उसमें अमेज़न रिवर है। अमेज़न रिवर वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है बाय वॉल्यूम, मतलब इसमें जो पानी की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, डेली बारिश होती है, इक्वेटोरियल एरिया है,
डेली बारिश होती है। इसकी वजह से जो अमेज़न रिवर है उसकी जो पानी की वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा है। और हमारे नॉर्थ अमेरिका में हम देखें तो इम्पॉर्टेंट रिवर है मिसिसिपी, और इसमें दिया हुआ नहीं मिसिसिपी मिसौरी, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिवर है नॉर्थ अमेरिका की। और इसमें लेक कौन कौन से, लेक विनिपेग, लेक सुपीरियर, लेक हुरॉन, सॉल्ट लेक सिटी है। और अगर कनाडा में जाएँ हम तो ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव लेक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं ये वर्ल्ड की। और इसमें हमें फिर हाँ ये बताते हैं कि जो ओशन वाटर होता है उसमें सॉल्ट की जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज़ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, जो कि हम खाना खाते हैं। तो ओशन के जो वाटर में सबसे ज़्यादा जो सॉल्ट का कंटेंट होता है वो किसका होता है, सोडियम क्लोराइड का। अब हमें बताया गया है कि सैलिनिटी जो है वो अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है वो होता है कितना, 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट कितना है वाटर में उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। सैलिनिटी क्या है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट है 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में, मतलब वाटर है 1000 ग्राम, फिर हम उसमें मेजर करेंगे कि इसमें कितना सॉल्ट है, फिर उससे हमें सैलिनिटी पता लगेगी। जो एवरेज सैलिनिटी होती है वो ओशन की होती है 35 पार्ट्स पर 1000, 35 ppd। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, अब जो वर्ल्ड का 3/4 एरिया तो वाटर बॉडीज़ से ही घिरा हुआ है, फिर भी वाटर स्कैर्सिटी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि जो 97.3% वाटर है वो तो ओशंस में है, और जो कि सलीन वाटर है और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फ़िट नहीं है, हम उसे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। और बाकी बचा हुआ कितना, 2.7% वाटर ही ऐसा है जो हम कंज्यूम कर सकते हैं। उसमें से भी 2% तो आइस कैप्स में है, मतलब ग्लेशियर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। एंटार्क्टिक में है, ग्रीनलैंड में है, आर्कटिक में है, और अगर हम अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो हमारे हिमालयन ग्लेशियर्स में है। इन सब में जो है वो आइस कैप्स में 2% ऑफ फ्रेश वाटर प्रेजेंट है। ग्राउंड में है 0.680। टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। मतलब बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर किस में पाया जाता है, सबसे कम फ्रेश वाटर किस में पाया जाता है। हर जगह आपको रिवर्स दिखेंगी, हर कोई बात करता है रिवर्स से भी पानी मिलता है, मगर रिवर्स में सबसे कम फ्रेश वाटर मिलता है ओवरऑल, अगर हम सारे सोर्सेज से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर होता है आइस कैप्स में, सबसे कम होता है रिवर में। एटमॉस्फेयर में भी काफ़ी ठीक ठाक होता है, 0.0013%। सॉल्ट लेक्स ये वाला जो टेबल है ना, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फिर ये तो एक्टिविटी है। हाँ, फिर इसमें आगे बताया गया है कि पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमारे सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सब बातें की गई हैं। अब ओशन सर्कुलेशन क्या होता है, पहले ब्लू बॉक्स देख लेते हैं कि 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड वाटर डे, जब हम एम्फेसाइज करते हैं नीड टू कंजर्व वाटर को। ओशन सर्कुलेशन क्या होता है, सो ये ऐसे बोलते हैं इसमें कि जब हम लोग बेयरफुट मतलब नंगे पाँव घूमते हैं किसी भी बीच पे, तो बहुत ही अच्छी सी मैजिकल सी फीलिंग होती है, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी सी रेत होती है, ठंडी हवा आ रही होती है, बर्ड्स की सिंगिंग, और जो ओशन की वेव्स होती हैं उसका भी एक अलग सा म्यूज़िक होता है, और वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जो ओशन की जो ये सर्कुलेशन होता है उसको हम 3 वे में कैटेगराइज कर सकते हैं ब्रॉडली। एक को हम बोलते हैं वेव्स, दूसरा टाइड्स, और तीसरा करंट। तो हम वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि वेव्स होती क्या है। वेव्स जो है वो फॉर्म होती हैं विंड की वजह से, जैसे कि विंड चलती है, जिस डायरेक्शन में विंड चलती है वो वेव्स को भी अपनी उसी डायरेक्शन में उठाने की कोशिश करती है, और वो कितनी ऊंची उठेगी वेव वो डिपेंड करता है विंड की वेलोसिटी पे। तो वेव्स आर फॉर्म व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस, स्ट्रॉन्गर विंड ब्लोज द बिगर द वेव बिकम्स। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ओशन में जो हवा चलती है वो जितनी तेज़ होगी उसके अकॉर्डिंग ही वेव की हाइट होगी। तो इसमें आगे छोटी सी एक्टिविटी कि आप अगर थ्रो करेंगे बॉल तो वेव के साथ ओशन में, तो जब वेव ऊंची होके आएगी तो वो बॉल आपके पास वापस आ जाएगी। जब वाटर जो है सरफेस ऑफ ओशन पे राइज करता है और फॉल करता है अल्टरनेटिवली, उसको हम लोग बोलते हैं वेव्स। मतलब एक बार पानी उठ गया, फिर उसके बाद फिर वो नीचे गिर गया, फिर उठ गया, फिर नीचे गिर गया, तो इसको हम ओशन वेव्स बोलते हैं।
और जब क्या होता है, स्टॉर्म्स आ जाते हैं, तूफ़ान आ जाते हैं, जो विंड ब्लो करती है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में ब्लो करती है ना, तो जो वेव्स बनती है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची वेव्स बनती हैं और वो जो है ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकती हैं। अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, अगर ये अंडर वाटर होते हैं, देखिए जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस और लैंडस्लाइड्स हैं, ये सारे के सारे अर्थ के सरफेस पे नेचुरल फिनोमेना भी होते हैं और ये ओशन के अंदर भी होते हैं। तो जब ओशन के अंदर अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन या फिर लैंडस्लाइड्स होती है तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ जो ओशन वाटर है उसको शिफ्ट कर देती है और जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं जिनको हम टाइडल वेव्स कहते हैं और उसको हम सुनामी भी कहते हैं। सुनामी की वेव्स जो है वो 15 मीटर तक की हाइट की भी हो सकती हैं और 150 मीटर की हाइट तक भी वो पहुंच सकती हैं और इनकी जो स्पीड होती है वो मतलब 700 किलोमीटर पर आवर तक की हो सकती है। तो सोचिए कितनी तेज़ वेव होंगी और वो जब आके शोर पे गिरेगी तो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैला सकती हैं। तो जो सुनामी आई थी 2004 में उसने काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया था जो कोस्टल एरिया था वहाँ का उसको, और इंदिरा पॉइंट जो था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का, इंडिया का जो सबसे ज़्यादा सदर मोस्ट पॉइंट था ना, वो इसमें सबमर्ज हो गया था इस सुनामी में। और इसमें हम फिर इस बॉक्स में बताते हैं कि जो सुनामी आई थी, सुनामी को हम हार्बर वेव भी कहते हैं। इंडियन ओशन में 26 दिसंबर 2004 को वो वेव रिजल्ट कैसे बनी थी, वो अर्थक्वेक से बनी थी। ओशन में अर्थक्वेक